हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग टर्म में लगभग ये परचेज वाउचर के आगे, क्योंकि पिछली क्लास हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ना, यानी कि ड्राइविंग तक, ड्राइविंग क्या होता है यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में कवर किए थे। ड्राइविंग तक देखिए, परचेज के आगे क्या कह रहा है। परचेज कह रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए, बिक्री का मतलब होगा बेचने के लिए, यानी कि अगर जो कोई गुड्स खरीद रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है, फिर से बेचना है, तो वही बिक्री के लिए जो भी वस्तु खरीदेंगे तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परचेज कहलाएगी। और आय कह व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। कि अगर हमारा बिजनेस है और यदि हम उसको खरीद रहे हैं तो वही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाएगा, क्रय या तो परचेज कहलाएगा। अब सेम वही हमारा दिया है क्या, सेल्स। कि परचेज हम किसी दूसरे से सामान खरीदेंगे अपने पास, उसको बेचने के पर्पज से, तो हमारा क्या है, परचेज। और सेल क्या है कि वही माल जो हमारे पास गुड्स पड़ा हुआ है वही हम सेल करें किसी दूसरे के हाथों से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल। जो कह रहा व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को सेल कहा जाता है। यानी कि जो गुड्स हम बेचेंगे किसी दूसरे के प्रति वही हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। अब आगे दे रहा है क्या, परचेज और परचेज रिटर्न। परचेज क्या है, ये परचेज रिटर्न क्या, और उसके नीचे सेल्स रिटर्न क्या। अब देखिए, जो हम गुड्स खरीदे हैं और वही वापस करें तो क्या हमारा क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। और जो गुड्स सेल किए हैं वही अगर हम वापस ले लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। अब देखिए, तो यहाँ पे जो परचेज कर रहे हैं वही परचेज वापस करें तो वही हमारा प्रक्रिया क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। जैसे आप दे रहे हैं, यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दें तो यह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। जैसे बिल्कुल एक सिंपल उदाहरण समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति से हम कोई सामान परचेज करके लाए सेल करने के, हम ये समझे कि गोरखपुर हम चले गए थे और गोरखपुर से हम कोई गुड्स खरीद करके लाए सेल करने के। आ रहा समझे ना, बिल्कुल सिंपल समझ लेते हैं। एक हम क्या किए, कंप्यूटर परचेज करने गए थे, तो 10 पीस हम क्या परचेज किए, कंप्यूटर परचेज किए। कितना पीस, 10 पीस। और जब हम अपने बिजनेस में लेकर के आए सेल करने की वजह से, तो जब हमारे पास आया तो उसमें से 2 पीस क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। अब वही बचा 2 पीस जो खराब है, ये हम वापस करेंगे नहीं करेंगे, तो खरीदे हैं और वही अगर जो लेके जाएंगे वापस करने तो वही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाएगा, परचेज। ये जो, हाँ वो भी परचेज रिटर्न ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो समझा रहे इसका मतलब क्या है, हाँ जब व्यापार के लिए आप कुछ खरीद रहे हैं जिसका उद्देश्य का आप परचेज करें और उसी को सेल कर दें, तो जब वही खरीद रहे हैं ये 10 पीस, तो यह प्रक्रिया हमारा क्या है, परचेज है। और यही इसमें से अगर जो 2 पीस हम उसको रिटर्न कर दे रहे हैं वापस, तो वही प्रक्रिया हमारा क्या है, परचेज रिटर्न। और जस्ट आगे इस क्या कह रहा है, सेल्स, और सेल्स के आगे सेल्स रिटर्न। अगर जो हमारा बिजनेस यहाँ पे पडरौना में है और कोई कस्टमर कहीं से आया परचेज करने के लिए, तो हम उसके साथ क्या कर दिए, कुछ सेल कर दिए। मान लेते हैं कि हम 10 पीस खरीद करके लाए थे, तो 2 पीस खराब हो गया था, हमारे पास बचा कितना है, 8 पीस बचा हुआ। अब वो टोटली 8 पीस हम क्या कर दिए, किसी कस्टमर से सेल कर दिए। अब वो कस्टमर अगर जो हमसे खरीदा है 8 पीस, तो वो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सेल्स कहलाएगी। और वो अपने बिजनेस में लेके गया, उसके पास भी 1 पीस खराब निकल गया, तो वो 1 पीस हमारे पास लेकर के आएगा ना, तो वही जो हम वापस लेंगे वही हमारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न। इतना क्लियर है ना, कि परचेज क्या है, सेल्स क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, और सेल्स रिटर्न क्या है। और अगला कह रहे हैं यहाँ पे क्या, स्टॉक। देखिए स्टॉक का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सिंपल समझ, अगर हम लोग जाते हैं कहीं सामान खरीदने के लिए ना, अगर उसके पास नहीं रहता तो कहता है हमारे स्टॉक में नहीं है, यानी कि वो गुड्स उसके पास अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसा अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड का मतलब क्या होगा, जो अभी बेचा न गया, यानी कि ऐसा गुड्स, अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन या वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। देखिए अगर जो हमारा बिजनेस है और कुछ ऐसे वस्तुएं जो हम खरीद करके ला के अपने बिजनेस में रखे हुए हैं, चाहे हम शॉप पे रखे हों या फिर वेयर हाउस यानी गोदाम पे रखे, कहीं भी रखे हैं और उसका उद्देश्य क्या है, सेल करना है, लेकिन अभी सेल नहीं हुआ, तो वह हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। और आगे कह रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स स्टॉक कहलाता है। ट्रेडिंग बिजनेस आप लोग पता क्या है ना,
केवल जब हम गुड्स परचेज करके लाते हैं और उसी पे कुछ प्रॉफिट रख के क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो वह हमारे लिए क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा। और वही ट्रेडिंग बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर के अंत में, फाइनेंशियल ईयर का अंत क्या होगा, तो जैसे सपोज करिए एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, और मान लीजिए 2022 से स्टार्ट हुआ और खत्म कब होगा ये, 31 मार्च 2023। तो अब ऐसा थोड़ी है कि 31 मार्च 2023 जब आएगा तो हम अपने बिजनेस का सारा गुड सेल कर चुके रहेंगे, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि परचेस करते रहेंगे, सेल करते रहेंगे, ये प्रक्रिया हमारा लगातार चलता रहेगा, बस ईयर तो चेंज हो रहा है ना। हाँ, जब ईयर चेंज होगा तो ये 31 और जो 3 है, ये बचा हुआ जो गुड्स रहेगा इस तारीख तक, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। हाँ याद रखिए, यह 2 चीज होता है, 2 कैटेगरी होता है स्टॉक का। पहला कैटेगरी होता है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा कैटेगरी होता है ओपनिंग स्टॉक। पहला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग क्या है और ओपनिंग क्या है, देखिए अगर जो एक फाइनेंशियल ईयर लिए हम 22 और 23 ना, तो 22 जब ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023, तो इस समय सपोज करिए आप खरीदे थे 100 पीस, सब बेचते हुए आ गए और आपके पास लास्ट में बच गया 10 पीस, कितना बचा है, 10। जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है ना, इसके लिए वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो आने वाला फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होगा, तब 1 अप्रैल 2023 ही होगा ना, और ये खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2024, यही खत्म होगा ना। तो ये पिछली साल का जो गुड्स था उस साल के लिए वो क्या बना, क्लोजिंग स्टॉक, तो अगले साल के लिए वही क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। इतना क्लियर है ना, यानी कि जब पिछले जो हमारा पिछला था वो क्लोजिंग स्टॉक था, तो नए वाले पे हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। इतना क्लियर है ना, तो ये स्टॉक है, ये क्लियर हो रहा है ना। और स्टॉक में हमने एक 2 चीज और बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, गुड्स बचा हुआ है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, और आने वाला फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या है, वो ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है ना। और जब इसके आगे जा रहे हैं तो अगला दिया है क्या, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। देखिए ये याद रखिएगा, कभी भी जहां डेब्टर्स शब्द आ जाए वो समझिए कस्टमर की बात किया जा रहा है, किसका, कस्टमर का। और जहां क्रेडिटर्स आ जाए वहां पे समझिए किसका बात किया जा रहा है, सप्लायर का, जिससे हम सामान परचेज करके लाते हैं। जैसे देखिए पहले डेब्टर्स में क्या दिया है, वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है, डेब्टर्स कहलाता है। कोई भी बिजनेस या व्यक्ति है और हमारे पास यदि कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए क्या कहलाएंगे, डेब्टर्स कहलाएंगे, कस्टमर कहलाएंगे। डेब्टर्स का मतलब होगा कस्टमर और क्रेडिटर्स का मतलब सप्लायर। तो यहाँ डेब्टर्स शब्द कह रहा है, तो डेब्टर्स क्या होगा, तो जो वह पर्सन या बिजनेस जो हमसे क्रेडिट बेसिस पर, देखिए क्रेडिट का मतलब क्या होगा, उधार बेसिस पर। अब कोई जर्नी सिर्फ क्रेडिट बेस होगा, कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, कि जो बिजनेस या व्यक्ति हमसे कैश या क्रेडिट बेस पे कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, तो वह हमारे लिए क्या कहलाएंगे, डेब्टर्स कहलाएंगे। और अगला कह रहा क्या, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, कह रहा वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं, कि जिस व्यक्ति से हम कोई गुड्स या सर्विस क्या करेंगे, चाहे उधार हो या फिर कैश बेसिस को खरीद रहे हैं, तो वह व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा। इतना क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल समझिए। अगर जो हमारे यहाँ बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेस, और ये हमारा क्या है, सप्लायर जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, और ये हमारा क्या है, कस्टमर जिससे हम सामान को क्या कर रहे हैं, सेल कर। तो इसी से हम सामान खरीद रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा। और ये इससे हम बेच रहे थे, हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेब्टर्स कहलाएगा। ये क्लियर है ना, कि क्रेडिटर्स क्या और डेब्टर्स क्या। और अगला कह रहा है यहाँ पे रिसेबल, और रिसेबल के आगे रिसेबल क्या है और पेएबल्स क्या है। सिंपल नाम से ही पता चल जाएगा, रिसेबल जो हमको पैसा रिसीव करना, कोई वस्तु रिसीव करना, वो क्या है, रिसेबल। पेएबल यानी कि हमको पेमेंट करना है, वो क्या है, हमारा पेएबल। तो रिसीव किससे करेंगे और पे किसको करेंगे, यहाँ कह रहा है जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है, वह अमाउंट रिसेबल अमाउंट कह रहा है।
जैसे सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है और किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति से भविष्य में हमको कुछ पैसा पाना है, चाहे 2 दिन के बाद हो या 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद हमको पैसा पाना है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? रिसेबल कहलाएगा। क्लियर है ना? और रिसेबल के बाद से कह रहा क्या? पेएबल। पेएबल क्या कह रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, किसी दूसरे बिजनेस को हमको देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, पेएबल अमाउंट कहलाता है। हमारे बिजनेस के ऊपर कुछ पैसा क्या है? हाँ, बकाया है, तो वह हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? पेएबल कहलाएगा। इतना क्लियर है ना? और पेएबल के जस्ट आगे कह रहा है क्या? जनरल। जनरल क्या है? तो कह रहा है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। देखिए, एक हम लोग पढ़े थे वाउचर। क्या पढ़े थे? वाउचर। कि ट्रांजैक्शन को जो सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? वाउचर कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? वाउचर। और वही वाउचर जब आगे आएंगे तो जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे हम डेट वाइज एंट्री करेंगे, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? जनरल बुक कहलाएगा। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि जहां हम इसकी ओरिजिनल एंट्री करते हैं। और आ कह रहा है एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जनरल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जनरल एंट्री कहलाता है। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना कि ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंडिंग, ट्रांजैक्शन समझेंगे, फिर जनरल एंट्री करने जाएंगे, फिर लेजर पोस्ट करेंगे। तो जहां पे हमको ट्रांजैक्शन को क्या करना हो? रिकॉर्ड करना हो, नोट करना हो, तो वही प्रोसेस हमारे लिए क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड। हाँ, जनरल एंट्री कहलाएगा। और जनरल एंट्री के बाद से कह रहा है क्या? लेजर। लेजर क्या है? कह रहा है जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम जनरल एंट्री को अकाउंट्स में क्लासिफाइड करते हैं। अब अकाउंट का अनुसार क्लासिफाइड करने का क्या मतलब है? आयकर जनरल बुक्स से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहलाता है। क्लासिफाइड का मतलब क्या होगा? विभाजित करना। विभाजित क्या करना है? कि अगर जो आपका कोई कस्टमर है तो वो कस्टमर के अंदर रखिए, अगर जो कोई आपका सप्लायर है तो सप्लायर के अंदर रखिए। करना होगा ना? अगर जो कहीं आपने इनकम कमाया है तो वो इनकम के अंदर रखिए, और यदि आपने एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस के अंदर रखिए। ये क्लासिफाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि अलग कस्टमर हो गया, ये सप्लायर अलग हो गया, इनकम अलग हो गया और एक्सपेंस अलग हो गया। तो अकाउंट्स हमारा, इन सभी को मिला के हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगा ना? अकाउंट बनेगा एक। अब यही अकाउंट को हम अलग अलग क्लासिफाइड करेंगे। अब यही क्लासिफाइड करने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? लेजर, यानी कि लेजर पोस्टिंग कहलाएगा। जब बताए थे यहां पर ना, ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पर हम आपको बताए थे लेजर पोस्टिंग क्या है। ये बताए थे ना, लेजर पोस्टिंग, कि जहां पर हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति से परचेज या सेल करेंगे उसके नाम से एंट्री करना ही हमारा क्या कहलाएगा? लेजर पोस्टिंग। तो यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो सेम वही डिफिनेशन यहाँ दे रहा है ना, कि आप उसके नाम से जब क्लासिफाइड करेंगे अलग अलग, तो वही प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? लेजर पोस्टिंग कहलाएगा। इतना क्लियर है ना? अब देखिए, लेजर पोस्टिंग के बाद अगला कह रहा है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। आखिर जब अकाउंटिंग करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला में कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कि जो आपका बिजनेस है वो दो चीज में रिलेशनशिप में चलता है। क्या क्या? तो एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अब क्या कैन बी एक्सप्रेड इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। कि जहां पे हम क्या करेंगे कि एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल को जहां पे एक फॉर्म के रूप में हम क्लासिफाइड करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। और क्या करें? अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कि जो हमारा बिजनेस होगा, जो अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग का इक्वेशन क्या है? कि एसेट्स ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस का एसेट्स है, आर ऑलवेज, जो हमेशा हो, इक्वल टू द
टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, कि जो आपका लाइबिलिटीज और कैपिटल है ये हमेशा क्या हो, बराबर, दोनों का टोटल अमाउंट क्या हो, बराबर। और आ कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, जो यहाँ पे एक फार्मूला दिया है। तो देखिए जब हम ऊपर यहाँ आए थे ना, तो यहाँ हमने आपको एक शब्द बताया था कि जो बैलेंस शीट होता है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने बताया था। एसेट्स क्या हो जाएगा, कर्ज, और लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज क्या होगा, कर्ज, और एसेट्स क्या होगा, जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाएगा। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है कि एसेट्स बराबर होना चाहिए लायबिलिटीज और कैपिटल, कि अगर जो आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का मालिक अगर जो बिजनेस में अगर जो 1000 रुपये लगाया है, तो यह 1000 रुपये आपके लिए क्या है, कैपिटल है। 1000 रुपये क्या है, कैपिटल। प्लस आप अपने सप्लायर से अगर जो सामान खरीदे हैं उसका पेमेंट अभी नहीं किए, तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है। तो मान लेते हैं आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितना है, 200 रुपए है। कितना है, 200। और ऐसे वस्तु जो बिजनेस को चलाने में मदद करी वो क्या है, एसेट्स हैं। तो ये लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर। कि अगर जो आपने 200 का अगर जो आपने लोन लिया, कर्ज लिया है, और 1000 आप अपने बिजनेस में लगाए हैं, तो जो खरीदे हैं 200 का आप क्रेडिट बेस पे, ये 200 का गुड्स आपके बिजनेस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो रहेगा ही। प्लस 1000 जो आप अपने बिजनेस में 1000 लगाए हैं वो भी आपके बिजनेस में होना चाहिए ना। तो ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, एसेट्स के बराबर होना चाहिए। वही आपका क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। तो अभी हम आपको क्या क्या बताएं इसमें। सबसे पहले हमने आपको बताया कहाँ से, परचेज, कि जब भी कोई गुड्स हम बेचने के पर्पज से खरीदेंगे तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परचेज। और जब कोई गुड्स हम किसी कस्टमर के हाथों बेचेंगे तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स। परचेज रिटर्न, कि अगर हम कोई गुड्स खरीद लिए हैं, परचेज कर लिए हैं, और किसी कारण से हम उसको वापस करेंगे तो वही प्रक्रिया हमारे लिए क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है, कि जब हम कोई अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल कर दिए हैं और उसी से अगर वापस लेंगे तो प्रक्रिया हमारे लिए क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न। स्टॉक क्या है, तो ऐसा गुड्स जो सेल करने के लिए हमारे बिजनेस में रखा गया है वही गुड्स हमारे लिए क्या है, स्टॉक है। और स्टॉक हमने दो कैटेगरी बताया, कौन कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसमें बचा हुआ गुड्स उस ईयर के लिए क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और उसके बाद हम बताएं क्या, डेब्टर्स। डेब्टर्स किसको बोलेंगे, कस्टमर को। और क्रेडिटर्स किसको बोलेंगे, सप्लायर को, जिससे हम कोई सामान परचेज करते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या, रिसेबल और रिसेबल किसको बोलेंगे, तो जिससे भविष्य हमको कुछ पैसा पाना वो हमारे लिए क्या है, रिसेबल। और जो अमाउंट हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया है हमको अभी देना है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, पेएबल्स कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। और आगे कह रहा है जनरल। जनरल आखिर किसको कहेंगे, तो यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि जहां पे आप ट्रांजेक्शन को डेट वाइज एंट्री करेंगे, ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, डेट वाइज एंट्री करेंगे, तो वही डेट वाइज एंट्री करने का प्रोसेस ही आपका क्या कहलाएगा, जनरल बुक कहलाएगा, जिसको ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या, लेजर, कि अलग अलग सभी अकाउंट्स को अलग अलग अकाउंट्स के हिसाब से क्लासिफाइड करने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, लेजर पोस्टिंग यानी कि लेजर कहलाएगा। क्लियर है ना। और उसके आगे हम आपको क्या बताएं, अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, कि कभी भी जब हम बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर ही आनी चाहिए। इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद से अगला हम लोग का कंटेंट आ जाता है कौन सा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कि बिजनेस का अगर जो कोई भी काम करे उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग जानेंगे क्या, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये आज आप लोग सारा यानी कि 1 से लेकर के और लास्ट कहाँ तक दिया है, 31 तक दिया है ना।
तो यहाँ तक टोटल अकाउंटिंग टर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा। आया समझे ना? हाँ, इसमें जो कहीं समझ में नहीं आया होगा, जहां लग रहा हो कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, तो मार्क लग कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा नोट्स में, और अगली क्लास में आकर के जरूर पूछ लीजिए। क्लियर है ना?